नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और एक बार मैं फटाफट आज की आपकी क्लासेस को शुरू कर देता हूं। फिर हम बात करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल और कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था पूरा पुष्प जो बचा हुआ हिस्सा था जायांग का वो पढ़ा था और उसके बाद हमने फल और बीज पढ़ा था। तो मैं ऐसा करता हूं, जो पुष्प वाला हिस्सा है, कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, है ना। कल एक होमवर्क दिया था बच्चों, याद है? तो वो हम डिस्कस करेंगे तो रिकैप हो जाएगा। फल और बीज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फल, है ना। फल माने फ्रूट। ये जो फल होता है ये क्या होता है? अंडाशय जब मतलब ओवरी जब निषेचन के बाद पक जाती है तो वो फल बनाती है। फल तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो फल होता था वो होता था वास्तविक फल मानी यूकार्प, जो निषेचन के बाद अंडाशय के पकने से बनता था। दूसरा था क्या? आभासी फल, फॉल्स फ्रूट माने स्यूडोकार्प। और स्यूडोकार्प क्या होता है? स्यूडोकार्प होता है जो अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग के परिपक्वन से बनता है। जैसे सेब, सेब अंडाशय और पुष्पासन दोनों के पकने से बनता है। और तीसरे वो फल होते हैं जो अंडाशय के पकने से तो बनते हैं लेकिन बिना निषेचन के, उसको कहते हैं अनिषेक फल माने कि पार्थिनोकार्प। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्प। तो ये तीन प्रकार के फल हैं जो मैंने आपको बताए थे। फल में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो होती है फल भित्ति जिसको पेरिकार्प कहते हैं, और बीज। अगर फल भित्ति मांसल होती है, मोटी होती है, रसदार होती है, तो वो तीन भागों में विभेदित होती है। सबसे बाहर बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, मध्य फल भित्ति मीजोकार्प और अंतः फल भित्ति माने एंडोकार्प। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की फल भित्तियां होती हैं। जैसे आम है, आम और नारियल को अस्थिल फल कहते हैं माने स्टोन फ्रूट्स, और उसमें जो बाह्य भित्ति होती है वो छिलका होता है। आम के अंदर जो मध्य फल भित्ति है वो गूदा है जो हम खाते हैं, और अंतः फल भित्ति क्या है? गुठली, जो चूस के फेंक देते हैं। अगर आप गुठली को फोड़ें सुखाने के बाद तो अंदर से बीज निकलता है, ठीक है। ऐसे ही जो नारियल है, जो नारियल हम कच्चा नारियल पीते हैं जिसको डाब कहते हैं, जो हरी रंग की परत होती है वो है बाह्य फल भित्ति एपिकार्प। जब वो बीच वाला हिस्सा सूख जाता है तो वो वाला नारियल बन जाता है जिसके जटाएं बाल उखाड़ते हैं, वो होता है रेशेदार, वो क्या है? मध्य फल भित्ति। और उसकी जो अंतः फल भित्ति है वो ठोस होती है जिसको फोड़ते हैं। तो चाहे आम है चाहे वो नारियल है, दोनों में जो अंतः फल भित्ति होती है वो कठोर होती है पत्थर की तरह। इसलिए इन फलों को हम ड्रूप्स कहते हैं माने अस्थिल फल। और नारियल के अंतः फल भित्ति के अंदर भ्रूणपोष होता है जो सफ़ेद नारियल हम खाते हैं, और तरल भ्रूणपोष होता है जो हम उसका पानी पी जाते हैं। तो ये था फल के बारे में आपका रिकैप। अब हमने इसके बाद पढ़ा था बीज। जो बीज होता है बेटा, बीज क्या होता है? जब बीजांड निषेचन के बाद पक जाते हैं तो उसको बीज कहते हैं। और बीज दो प्रकार के होते हैं। ये वाला जो बीज है ये है आपका द्विबीजपत्री बीज, ये मैंने चने का बीज बनाया है, और इसके ऊपर दो बीज चोल की परतें होती हैं। बाह्य बीज चोल को बोलते हैं टेस्टा और आंतरिक बीज चोल को बोलते हैं टेगमेन, ठीक है। यहाँ पर बीच में एक निशान होता है, उस निशान को आप क्या कहते हो? हाइलम। ये वो निशान होता है जिससे बीज व्रंत इसको फल से जोड़े रखती है। इस निशान के अंदर एक छोटा सा काट होता है जिसको हम कहते हैं बीज द्वार। बीज द्वार माने कि माइक्रोपाइल, जिससे हवा और पानी अंदर जाते हैं जो बीजांकुरण को उत्प्रेरित करता है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं एक बीजपत्री बीज पर। जो एक बीजपत्री बीज होता है उसमें क्या होता है? फटाफट एक रफ डायग्राम में आपको बनाकर बता रहा हूँ छोटा सा। इसमें जो फल भित्ति और बीज चोल है वो एक दूसरे से संलयित होता है, फ्यूज्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है फल भित्ति,
प्लस बीज चोल, और इसमें जो बीज चोल होता है वो एक ही परतीय होता है, माने खाली टेगमेन होता है। फिर इसके अंदर ये एक मैंने जो मोटी सी परत बनाई है, ये वाली, ये प्रोटीन धनी परत होती है और इसका नाम होता है एल्यूरोन परत। क्या नाम होता है? एल्यूरोन परत। ये एल्यूरोन परत होती है। और यहां पर भरा हुआ होता है भ्रूणपोष, और यहां पर होता है भ्रूणीय अक्ष, जिसमें ये होता है प्रांकुर और ये होता है मूलांकुर। और प्रांकुर के ऊपर आवरण होते हैं कठोर, जिनको हम कहते हैं प्रांकुर चोल। और मूलांक मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉलियोप्टाइल। और मूलांकुर के ऊपर जो आवरण होते हैं उन्हें कहते हैं मूलांकुर चोल, माने कॉलियोराइजा। क्या कहते हैं? कॉलियोराइजा। और ये इनका ना एक ही बीज पत्र होता है, जो है ये जो पार्श्वीय उसमें होता है और एक ढाल नुमा होता है, इसको कहते हैं स्क्यूटेलम या वरुथिका। स्क्यूटेलम या वरुथिका, समझ में आ रहा है? और ये इसके द्विबीजपत्री के दो बीज पत्र होते हैं, दो ही बीज पत्र होते हैं, दो ही बीज चोल होते हैं, टेस्टा और टेगमेन, और वहाँ पर एक ही बीज पत्र होता है और एक ही बीज चोल होता है। तो ये था हमारा कल की क्लास का रिकैप। विनेश आप आ गए हैं, देखता हूँ प्रमोद आज है कि नहीं। एक सेकंड, नीचे नीचे चले जाते हैं ना बच्चे। प्रमोद भी आया है। प्रमोद और विनेश, आप तो खाली गुड मॉर्निंग करके बेटा सो जाते हो शायद, है ना? आज बात करूंगा मैं आपको फ़ोन करके। विकास, आज आपके पिताजी से भी मुझे बात करनी है, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और मैंने कल एक होमवर्क दिया था, तो पहले मैं देख लूँ आज हमें पढ़ाना क्या क्या है। आवृत बीजीय कुलों का अर्ध तकनीकी विवरण, इसमें हम सारे चिन्ह पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं जो पुराने कुल दिए हुए थे, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो नए कुल हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं, उसमें कुकुरबिटेसी है, मालवेसी है, कंपोजिटी है, तो और पोएसी है जिसमें गेहूं वगैरह है। तो आज 3 कुल और कल 5 कुल। तो लेकिन सबसे पहले आवृत बीजीय कुलों का अर्ध तकनीकी विवरण। तो जब भी हम अपनी एंजियोस्पर्म के कुलों को पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीज़ हमें सदा ध्यान देनी है। मैं ये आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अलग तरीके से, जो आपको समझ में भी आएगा और आप मुझे बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें क्या होता है बेटा, 2 चीज़ें हमें याद करनी होती हैं। पहली चीज़ होती है पुष्पीय सूत्र। पुष्पीय सूत्र, पुष्पीय सूत्र का मतलब होता है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला। इस पुष्पीय सूत्र को अगर आपने याद कर लिया तो आपको एक कुल के 80% लक्षण तो याद हो गए, और इसी की सहायता से हम बनाते हैं पुष्पीय चित्र। पुष्पीय चित्र, पुष्पीय चित्र का मतलब होता है फ्लोरल डायग्राम। तो ये दोनों चीज़ें एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, पैराग्राफ के रूप में बता रखे हैं, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसका सूत्र याद करके लिखेंगे।
बेटा आप चेक करो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है और मुझे बताइए। एक बार इसमें देख लीजिए, इसमें पता चल जाए तो। आ रही है आवाज? चलिए, तो ये है मुक्त दली अवस्था, माने पॉली पेटलस कंडीशन। फटाफट करते हैं, ये है संयुक्त दली। अब मैं अवस्था नहीं लिख रहा हूं बार बार, संयुक्त दली माने गैमो पेटलस। अगर दल 2+2 लिखा है, मतलब 2 आमने 2 सामने, तो ये होती है क्रूसीफॉर्म, क्रॉस की जैसी, क्रूसीफॉर्म दलपुंज माने क्रूसीफॉर्म कोरोला। इसके बाद अगर लिखा है C1+2+2, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? ये होता है वैक्सिलरी दल विन्यास, माने वैक्सिलरी एस्टिमेशन। आवाज आ रही है अब? चलिए, मुक्त पुंकेसरी अवस्था, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, अपना मैच कर लो जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त पुंकेसरीय अवस्था। संयुक्त पुंकेसरीय अवस्था मतलब सिनेंड्रस कंडीशन। नेक्स्ट है A2+2। 2+2 में क्या था? 2 पुंकेसर छोटे और 2 लंबे, तो इसको कहते हैं द्विदीर्घी पुंकेसर, मतलब डायनामस स्टेमेंस। ये 2 बाहर वाले छोटे, 4 बीच वाले लंबे, मतलब
चतुर्दीर्घ, 4 लंबे होते हैं, चतुर्दीर्घी पुंकेसर माने टेट्रा डाइनमस स्टेमेंस। ठीक है। फिर है ये अलग अलग तरह की हैं और खूब सारी हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह की हैं और ये सब जुड़ी हुई हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, एक संघी। एक संघी पुंकेसर, एक ही बंडल में जो जुड़ी रहती हैं, माने मोनो एडल्फस स्टेमेंस। पढ़ाया हुआ है ना सब। अब तो आवाज आ रही है। और ये कल मैंने होमवर्क भी दिया था, वो तो मैं आपका होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं। ये है द्विसंघी पुंकेसर माने डाई एडल्फस स्टेमेंस। फिर ये जो अगला वाला है, ये क्या है, बहुसंगी, जो सिट्रस में होती थी, बहुसंगी पुंकेसर माने पॉली एडल्फस स्टेमेंस। फिर ये क्या था, आपको याद है, पुंकेसर किससे जुड़ी हुई हैं, दलों से, तो ये है दल लग्न पुंकेसर माने एपिपेटलस स्टेमेंस। याद आया, एपिपेटलस स्टेमेंस। ये क्या है बेटा, ये है परिदल लग्न, परिदल लग्न पुंकेसर माने एपीफिलस या एपीटेपलस स्टेमेंस। फिर है ये क्या है, ये है जायांग से जुड़ी हुई है, तो जायांग लग्न पुंकेसर माने गायनेंड्रस स्टेमेंस। फिर है ये, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जायांग माने गाइनोशियम। जायांग की सभी जो स्त्री केसर हैं वो मुक्त हैं, और वो मुक्त हैं तो उसको क्या लिखते हैं, वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी स्त्री केसर माने पॉलीकार्पस कार्पल्स या गाइनोशियम। इसके बाद ये है आपकी जुड़ी हुई युक्तांडपी जायांग माने सेनकार्पस गाइनोशियम। यहां पर भी ना बेटा जायांग ही होना चाहिए। और ये क्या है, ये क्या है, ये है अंडाशय जो है वो ऊपर है, तो ऊर्ध्व माने सुपीरियर ओवरी अंडाशय, व पुष्प कैसा है, अधोजायांगी।
हाइपोगाइनस फ्लावर, और इसमें जो अंडाशय है वो नीचे है, तो अधोवर्ती माने इंफीरियर ओवरी अंडाशय प्लस अधिजायांगी पुष्प माने एपिगाइनस फ्लावर। तो ये 40 चिन्ह आपको पता होने चाहिए, और ये सारे चिन्ह मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। पुष्प में मैंने ये सारे चिन्ह आपको पढ़ाए हुए हैं, सिर्फ ये नहीं पढ़ाया था BRL और BRL डॉट, उसके अलावा मैंने एक एक चिन्ह आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका होमवर्क था, नहीं किया था या किया था तो इसको आप टैली कर लो और उसमें भर के रख लो। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके अपने सभी कुलों पर, और हमारा आज का जो सबसे पहला कुल है वो कौन सा है? वो है फैबेसी। कौन सा कुल है? फैबेसी। तो फैबेसी कुल में सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो क्या है? वो है पुष्पीय सूत्र। माने फ्लोरल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। तो ये वाले जो पुष्प होते हैं ये होते हैं एक व्यास सम्मित, पहला चिन्ह है ये, एक व्यास सम्मित। फिर ये पुष्प होते हैं आपके द्विलिंगी। कैसे पुष्प होते हैं? द्विलिंगी। फिर इसमें बाह्य दलपुंज होता है संयुक्त, और उसमें 5 बाह्य दल होते हैं। फिर इसमें दल पुंज होता है जिसमें 5 दल होते हैं, लेकिन दल विन्यास कैसा होता है? ध्वजीय, ध्वजीय, या जिसको हम कहते हैं वैक्सिलरी दल विन्यास। इसमें पुमंग होता है द्विसंगी, द्विसंगी मतलब A9+1, ये कंडीशन होती है। और इसमें जो जायांग होता है वो उसमें कैसा अंडाशय होता है? ऊर्ध्व, ऊपर, माने पुष्प कैसा होता है? अधोजायांगी, और उसमें एक ही इकाई होती है, एक ही स्त्री केसर होती है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम। तो पुष्प चित्र मैं आपको इसी से बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले सबसे बाह्य चक्र क्या होता है? सबसे बाह्य चक्र होता है बाह्य दलपुंज। तो मैं आपको सबसे पहले बाह्य दलपुंज बनाना बताऊंगा। ये एक मिनट, ये ना बिल्कुल एकसार बनना चाहिए। एक मिनट रुकिए। ऐसे तो अब इसमें 5 क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज होते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये 5 बाह्य दलपुंज हमने बना दिए। अब दलपुंज, जो दलपुंज हैं उसमें कौन सा दल विन्यास है? वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी दल विन्यास कैसा होता है? एक दल ऐसा इतना बड़ा होता है जिसको हम मानक कहते हैं। फिर 2 जो होते हैं वो पंख होते हैं, विंग्स जिन्हें कहते हैं। और आखिरी में होते हैं ये, इन्हें नौतल या कील कहते हैं, कैरीना। और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जोड़ दिया, C1+2+2। अब हमें बनाना चाहिए पुमंग, लेकिन पुमंग से पहले हम क्या बनाते हैं? जायांग, क्योंकि जायांग एकदम बीचों बीच है।
तो मैंने यहाँ पर बना दिया जायांग, और जायांग के अंदर मैंने एक ही स्त्री केसर बना दी है। ठीक है, अब है पुमंग। पुमंग कितने हैं? वो हैं 9 + 1, तो 9 पुमंग एक साथ बनाऊंगा। ठीक है, तो 9 पुमंग बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 9 पुंकेसर बना दिए जो एक साथ चिपके हुए हैं, जो एक साथ चिपके हुए हैं। और जो 10वां है वो मैंने बना दिया है यहाँ। तो A 9 + 1 ऐसे हो गया। तो ये हमारा देखो, इसमें ये भी हो गया, इसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये एक व्यास सममित है। ये हमें कैसे पता चला? इसको केवल केंद्र से पार होने वाली एक ही अक्ष से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो हमारा ये भी यहाँ पर हो गया। और क्योंकि इसमें नर और मादा जनन अंग दोनों हैं, तो इसलिए ये वाला भी हो गया। तो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो ये इस तरीके से बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई जवाब नहीं दे रहा है आप में से, किसी को पता नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ये जो है ये हो गया। एक और चीज़ इसमें होती है, मतलब एक चीज़ ऐसी होती है जो पुष्पीय सूत्र में होती है। जायांग की स्थिति वो पुष्पीय चित्रों से नहीं पता चल सकती कि ऊर्ध्व है या अधोवर्ती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है जो पुष्पीय सूत्र में तो चित्र में तो होती है लेकिन सूत्र में नहीं होती, वो होती है मात्र अक्ष। ये है बेटा मात्र अक्ष, माने मदर एक्सिस। ये वो बिंदु है जहां से पुष्प तने से जुड़ा रहता है, मात्र अक्ष। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फैबेसी का पुष्प चित्र। 2 चीज़ें ये बता दी मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा इसका आर्थिक महत्व। क्या बताऊंगा? आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में सबसे पहला है भोजन व दालों का स्रोत। फाबेसी कुल में सभी की सभी दालें आती हैं, जैसे आपका चना है, जो काबुली चना होता है, जो छोले भटूरे के साथ खाते हैं, काले चने होते हैं, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, है ना। तो चना, मटर, अरहर, सेम, मूंग, उड़द, सोयाबीन। तो ये सब क्या है? ये सब हैं भोजन व दालों के स्रोत। अब है खाने योग्य तेल, जो हम रिफाइंड और जो तेल इस्तेमाल करते हैं। तो खाने योग्य तेल, तो खाने योग्य तेल में आपको पता है मूंगफली का तेल हम उपयोग करते हैं इस कुल से, और सोयाबीन का तेल। बाज़ार में देखो सोयाबीन रिफाइंड, सोयाबीन तेल बहुत सारे हैं जो उपलब्ध हैं। ठीक है। नंबर 3, फैबेसी में भोजन हो गया, फैबेसी में तेल हो गए। एक इसमें रंग होता है, रंग माने डाई। वो डाई जो आप सफ़ेद कपड़ों में लगाते हो उसे कहते हैं इंडिगो फेरा, और इंडिगो फेरा का मतलब होता है नील। क्या मतलब होता है बेटा? नील। ठीक है।
जो सफ़ेद कपड़ों में लगाते हैं ताकि उनका पीलापन चला जाए, और गाँव में चूने में मिला के दीवारों को रंगते भी हैं। इसमें रेशे भी होते हैं, रेशे माने फाइबर्स, और फाइबर्स का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसको पटसन कहते हैं। पटसन माने सन हेम्प, पटसन माने सन हेम्प। ठीक है विनेश, चलिए नेक्स्ट, रेशे हो गए, डाई हो गई। अब इसमें आता है ये जो होती है ना गाय भैंस, इनका चारा, मवेशियों का चारा, और मवेशियों के चारे में है हमारा सिसबानिया और ट्राइफोलियम। सिसबानिया और ट्राइफोलियम, ये दो हो गए यहाँ पर मवेशियों के चारे। अब नेक्स्ट है आपका औषधि। हमें ना जब हमारा पेट गड़बड़ होता है या मुंह में छाले होते हैं या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम इसमें एक औषधि का उपयोग करते हैं, आयुर्वेदिक औषधि का, जो है मुलेठी। क्या है बेटा? मुलेठी। और आखिरी में इस कुल के कुछ पौधों को हम सजावट के लिए उपयोग करते हैं, तो वो होते हैं हमारे सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और फाबेसी में सजावटी पौधे कौन कौन से हैं? विकास कंसंट्रेट करो, आवाज़ आ रही है आपको या नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसमें सजावटी पौधे हैं ल्यूपिन और मीठी मटर, स्वीट पी। इसको लोग अपने ड्राइंग रूम्स में लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो मैं आपको बताऊंगा, जो बाकी जो 17-18 पॉइंट्स हैं इसमें, वो ज़्यादातर पॉइंट्स इसके इसमें कवर हो जाते हैं। जैसे एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस कुल का पुराना नाम, इस कुल का पुराना नाम, इस कुल का पुराना नाम क्या है? इस कुल का पुराना नाम है पेप्लिनियोडी। ठीक है, क्या है? पेप्लियोनिडी। और ये जो पेप्लियोनिडी है, ये लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल है, लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल, लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल के रूप में ये पहले जाना जाता था। ठीक है बेटा, अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वितरण। वितरण मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता है ये जो फैबेसी कुल है, ये संपूर्ण विश्व में उपस्थित होता है, संपूर्ण विश्व में उपस्थित। ठीक है, अगला पॉइंट इस कुल के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें पौधे का प्रकार क्या है? पौधे का प्रकार। अब आपको पता है जो मटर और जो दालें होती हैं वो सब क्या होते हैं? शाक होते हैं। तो इसमें वृक्ष भी होते हैं, झाड़ियां भी होती हैं और शाक भी होते हैं। वृक्ष, झाड़ियां और शाक। अब बात करते हैं इनकी मूलों की। मूल माने जड़। तो ये जो रूट्स, इसमें मूलों में क्या पाई जाती हैं? मूल गुलिकाएं। और इनकी मूल गुलिकाओं में
मूलों में मूल गुलिकाएं उपस्थित। मूल गुलिकाएं माने रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं, मूल गुलिकाएं पाई जाती हैं। फिर जिसमें राइजोबियम, आपको याद है वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसमें जो तने होते हैं, तने या तो तने सीधे होते हैं या वो क्या होते हैं, लताएं, बेलें, लताएं। लताओं को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंबर्स। तो इसके लिए उसमें क्या होते हैं, प्रतान। याद आया, प्रतान माने टेंड्रिल्स। मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए कुंडलित संरचनाएं होती हैं जिनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी पत्तियों की। तो इसमें जो पर्ण पाए जाते हैं, इसमें जो पत्तियां पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, पत्तियां होती हैं एकांतर। एक पत्ती देखो, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, इसे कहते हैं एकांतर। ऑल्टरनेट मैंने बताया था, एकांतर। एकांतर भी होती हैं। फिर पिच्छकी पत्तियां होती हैं, संयुक्त या सरल भी हो सकती हैं। संयुक्त पिच्छकी या सरल पर्ण, सिंपल लीव्स भी हो सकती हैं। और एक और बात है कि जो पर्णाधार है वो फूला हुआ होता है, ये मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, तो पर्णाधार फूला हुआ, इसको क्या कहते हैं, पर्णवृंत तल्प। याद है, पल्वाइनस, पल्वाइनस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनुपर्ण। अनुपर्ण माने स्टिप्यूल्स। इसमें अनुपर्ण कैसे होते हैं या नहीं होते। अनुपर्ण वो याद है, पत्तियों के दोनों तरफ निकले हुए रहते थे, तो इसमें ये उपस्थित होते हैं। तो ये मैंने आपको एक सिंपल टिक के द्वारा बता दिया है। अब क्योंकि ये द्विबीजपत्री कुल है, तो इसमें शिराविन्यास कैसे होगा, शिराविन्यास होगा इसमें जालिकावत। जालिकावत माने रेटिकुलेट। आपको मैंने बताया था कि जालिकावत शिराविन्यास द्विबीजपत्रियों का लाक्षणिक गुण होता है, और एक बीजपत्री जो होते हैं उसमें कैसा होता है, समानांतर होता है। फिर बात करते हैं इसमें पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम माने इनफ्लोरेसेंस। इसमें पुष्पक्रम कैसे हो सकता है, इसमें होता है असीमाक्षी। असीमाक्षी का मतलब है रेसिमोस। क्या मतलब है, रेसिमोस। फिर इसमें अगला पॉइंट, पुष्पक्रम के बाद हम किस में चलेंगे, हम चलेंगे पुष्प में। इसके जो पुष्प होते हैं वो देखो क्या है, द्विलिंगी है और एक व्यास सम्मित है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है पुष्प। पुष्प कैसा है, द्विलिंगी माने बाइसेक्सुअल। इसके लिए ये वाला निशान बनाया गया है। और कैसा है, एक व्यास सम्मित। अब अगर आपको पुष्पीय सूत्र याद है तो ये सब चीज़ें तो आपको खुद से पता ही चल जाने वाली हैं। ठीक है, तो अब पुष्प के एक एक चक्र की बात करेंगे। इसमें बात करते हैं दल पुंज की। तो दल पुंज में, सॉरी, बाह्य दल पुंज की। बाह्य दल पुंज में बाह्य दल कितने, 5 हैं और जुड़े हुए हैं। तो अब मैंने लिखा है यहाँ बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कैसा है, 5 संयुक्त बाह्य दल पुंज। बाह्य दल
तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गैमोसेप्लस। क्या कहते हैं बेटा? गैमोसेप्लस कहते हैं। अब बाह्य दलपुंज हो गया, अब बात करेंगे हम दलपुंज की। तो दलपुंज में तो सीधा सीधा देखो क्या है, 5 है, लेकिन कौन सा दल विन्यास है यहाँ पर इसका? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कौन सा है? वैक्सिलरी। तो ये थोड़ा नीचे लिखेंगे, दलपुंज 5 दल जो तितली की भांति व्यवस्थित रहते हैं और इन दोनों का ना दल विन्यास अलग अलग होता है। तो बाह्य दलपुंज माने जो कैलिक्स है उसका दल विन्यास कैसा है? बाह्य दलपुंज का दल विन्यास ये है कोरछादी, लेकिन दलपुंज का क्या है? वैक्सिलरी। दलपुंज का दल विन्यास कैसा है? वैक्सिलरी। ये आपको पता है। देखो ये रहा, एक मानक, 2 पंख और 2 कील जो या नौतल जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा इसमें एंड्रोशियम। एंड्रोशियम माने पुमंग। पुमंग में देखो क्या है? द्विसंघी अवस्था है, 2 गुच्छों में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुल पुंकेसर कितने होते हैं? कुल 10 पुंकेसर और द्विसंघी डायएडल्फस 9+1 अवस्था। अब बात करेंगे इनके जायांग की। किसकी बात करेंगे? जायांग की। जायांग में देखो कैसा जायांग है? ऊपर माने ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व अंडाशय है, और पुष्प कैसा है? अधो जायांगी, मतलब हाइपोगाइनस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ऊर्ध्व अंडाशय, अधो जायांगी पुष्प, और एक ही स्त्री केसर है, माने मोनोकार्पलरी है। क्या है? मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब एक अंडपी, एक अंडपी जायांग है, मोनोकार्पलरी जायांग है, जिसमें एक ही स्त्री केसर पाई जाती है। ठीक है, और इसमें ना, इसमें क्या होता है? 2 एकांतर क्रम में, 2 एकांतर क्रम में बीजांड उपस्थित होते हैं, में बीजांड व्यवस्थित। और आखिरी पॉइंट में बात करते हैं, नहीं आखिरी नहीं, इससे पहले एक होता है जो होता है फल, और इसके फल को हम क्या कहते हैं? फली। इसके फ्रूट को हम कहते हैं फली, और फली को हम कहते हैं इंग्लिश में लेग्यूम या पॉड। क्या कहते हैं? लेग्यूम या पॉड। और आखिरी में इसके जो बीज हैं वो एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन वो अभ्रूणपोषी होते हैं। बीज एक से अनेक और अभ्रूणपोषी, माने नॉन
एंडोस्पर्मिक। तो ये है आपकी फैबेसी कुल के समस्त लक्षण। किसके? फैबेसी। अब हम चलते हैं अपने अगले कुल पर जिसका नाम है सोलनेसी। हाँ, कोरछादी, दिलखुश, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले उस पर जो है सोलनेसी। फटाफट चलते हैं सोलनेसी कुल में। सोलनेसी कुल का जो पुष्पीय सूत्र है, फ्लोरल फॉर्मूला, वो क्या है? ये भी कैसा है? ये भी है, नहीं, ये एक व्यास सममित नहीं है, ये है त्रिज्या सममित, ये है द्विलिंगी। त्रिज्या सममित है, द्विलिंगी है। इसमें भी बाह्य दलपुंज में संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था है। जो दलपुंज है उसमें भी पाँच इकाइयाँ हैं और वो भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। फिर एंड्रोशियम में भी 5 हैं, लेकिन ये वैसे स्वतंत्र है, लेकिन पुंकेसर दल लग्न है, मतलब आसंजन हो रखा है इसमें। इसमें भी अंडाशय ऊर्ध्व है, लेकिन इसमें ये 2 हैं और दोनों आपस में स्त्री केसर जुड़े हुए हैं। अब इस सूचना से मैं बनाऊंगा इसका पुष्पीय चित्र। अब आपको पता है, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बाहर है 5 बाह्य दल, तो सबसे पहले मैंने इसको पांच बाह्य दल बना लेने हैं। और ये आपस में सारे बाह्य दल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया है, क्योंकि ब्रैकेट लगाया है 5। अब हैं 5 इसमें दलपुंज, तो दलपुंज भी इसके पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। रुको 1 मिनट। 1 2 3 4 5, तो इनको भी मैंने पांचों को आपस में जोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये जुड़े हुए दिखाने। अब मैंने क्या किया है, इसमें सबसे पहले बीचों बीच जायांग बनाया है, और जायांग को मैंने जायांग में 2 खंड कर दिए हैं, 2 स्त्री केसर हैं। तिरछा बनाया है सेप्टम, और यहाँ पर ये अक्ष है, और अक्ष पर क्या लगे हुए हैं? बीजांड। अब इसमें पुंकेसर कितने हैं? 5 हैं, और पांचों जो पुंकेसर हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? दल से। तो यहाँ मैंने 1 2 3 4 और 1 5 इस प्रकार से जोड़ दिया है, और यहाँ पर मैंने ये बना दी है मात्र अक्ष। तो ये हमारा पूरा हो गया है इसका पुष्पीय चित्र। बनाना आ गया आपको। अब इसका आर्थिक महत्व लिखेंगे फटाफट। आर्थिक महत्व, सबसे पहले भोजन का स्रोत। भोजन का स्रोत, तो इसमें भोजन का स्रोत होता है आलू, बैंगन, टमाटर। ठीक है, आलू, बैंगन और टमाटर ये इसके भोजन के स्रोत हैं। मसालों में इसमें आती है मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च। तो मसालों में हमने यहाँ पर लिखा है मिर्च। ठीक है। अब सोलनेसी को पहले आलू कुल भी कहते थे, अब भी हम कहते हैं। इसमें औषधियाँ आती हैं 2 मुख्य औषधियाँ, और वो हैं अश्वगंधा
अश्वगंधा और बेलाडोना, अश्वगंधा और बेलाडोना। ठीक है, औषधि हो गई, भोजन के स्रोत हो गए, मसाले हो गए। एक है नशा, जिसे हम कहते हैं धूमक, नशा करने की चीज धूमक, और धूमक होता है इसमें तंबाकू। तो तंबाकू भी आलू के कुल का ही है। ठीक है, और इसमें सजावटी पौधे भी होते हैं। जैसे पिछले कुल में सजावटी पौधे क्या थे, ल्यूपिन और मीठी मटर। इसमें जो सजावटी पौधा है वो है पिटूनिया। सजावटी पौधा कौन है, पिटूनिया। अब आते हैं बाकी और लक्षणों पर बेटा। बाकी और लक्षणों में मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये बहुत बड़ा कुल है। ये कुल कैसा है, बहुत बड़ा कुल है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं विशेष, बहुत बड़ा कुल। आलू कुल नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, इसको आलू कुल कहकर बुलाते हैं। अब अगला पॉइंट है इसके बारे में, ये इसका वितरण। ये उष्ण मतलब गर्म क्षेत्रों में, उष्ण क्षेत्रों में और उप उष्ण और शीतोष्ण सब जगह पाया जाता है। उष्ण सब ट्रॉपिक माने उप उष्ण व शीतोष्ण क्षेत्रों में उपस्थित, शीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार का पौधा है। इसमें जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, तो ज़्यादातर पौधे शाख होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो पौधे का प्रकार प्रायः शाक व झाड़ियाँ। वृक्ष बहुत कम, बहुत कम पौधे होते हैं जो वृक्ष रूप में इसमें पाए जाते हैं। कोई डाउट्स आ रहे हैं तो पूछ लीजिए बेटा फटाफट, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ठीक है, तो इसमें जो तने होते हैं वो पत्तेदार होते हैं, तने शाकीय। शाकीय माने पत्तेदार। विरले माने बहुत कम, विरले ही काष्ठीय, मतलब उसमें जो लकड़ी होती है बहुत कम, क्योंकि वृक्ष होते हैं तो जो तने होते हैं वो काष्ठीय भी बहुत कम होते हैं। बेलनाकार तने हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं, खोखले हो सकते हैं। बेलनाकार, शाखित, खोखले, रोम हो सकते हैं तनों पर, रोम नुमा। ये सारी विशेषताएं इसके तनों पे होती हैं। रोम रोम से होते हैं, बाल बाल होते हैं, और आलू में भूमिगत तना होता है। आलू में भूमिगत तना। तो ये था इसके तने के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं इसके पर्णों की, इसकी पत्तियों की। इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? इसकी पत्तियां एकांतर होती हैं, एकांतर होती हैं, सरल होती हैं और पिच्चकी संयुक्त बहुत कम होती हैं। एकांतर व सरल। पिच्चकी संयुक्त बहुत कम।
बहुत कम पौधों में पिच्छकी संयुक्त पत्तियां इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, और क्या इसमें अनुपर्ण होते हैं? इसमें अनुपर्ण नहीं होते, और रोम तो होते हैं, रोम युक्त। अनुपर्ण की बात करते हैं, माने स्टिप्यूल्स, तो क्या अनुपर्ण पाए जाते हैं? नहीं। लेकिन अनुपर्ण उसमें जो इससे पहले हमने फैबेसी कुल में पढ़े थे, वहाँ पर अनुपर्ण पाए जाते थे। ठीक, इसमें अब अगला पॉइंट आना चाहिए, शिराविन्यास। तो शिराविन्यास कैसा होगा? ये भी डाइकॉट द्विबीजपत्री फैमिली है, तो शिराविन्यास होगा जालिकावत। जालिकावत माने रेटिकुलेट, जो द्विबीजपत्री पर्णों का के अंदर पाया जाता है। इसमें पुष्पक्रम कौन सा होता है? एकल। पुष्पक्रम होता है एकल, अकेला पुष्प होता है, और ये अकेला पुष्प कहाँ पर होता है? अक्षीय, पत्ती की कक्षा में पाया जाता है। एकल, अक्षीय नहीं, या कक्षीय कर देते हैं, एक सेकेंड। एकल कक्षीय पर्ण की कक्षा में पाया जाता है, या फिर सोलनम मतलब आलू में कैसा होता है? सहसीमाक्षी। ये अपवाद है, सोलनम में सहसीमाक्षी माने साइमोस। याद रखिएगा बेटा, ठीक है। पुष्पक्रम, पुष्पक्रम के बाद अगला पॉइंट हम क्या बताने वाले हैं? हम बताने वाले हैं इसके पुष्प के बारे में। इसके पुष्प में दल विन्यास कैसा होता है? बंद होता है ना। तो इसलिए बस सिंपल पहले लिखेंगे पुष्प। पुष्प कैसा होता है? द्विलिंगी। द्विलिंगी पे हमने ऐसा निशान बना दिया है, और द्विलिंगी के साथ साथ कैसा होता था? त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित माने ऐसा निशान हम इसके लिए बनाते थे। अब पुष्प के बाद हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? बाह्य दल। तो इसमें भी बाह्य दल में 5 होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो 5 होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं, और लंबे समय तक रहते हैं। बैंगन में टोपी बनाई थी ना, चिरस्थायी। तो बाह्य दल 5 संयुक्त बाह्य दल, और कैसे होते हैं ये? चिरस्थायी माने परसिस्टेंट। अब बाह्य दलों का दल विन्यास। बाह्य दलों का दल विन्यास। पीछे देखो, आपको पता चल जाएगा, जो टिप्स हैं वो टच हो रही हैं। तो ये कैसा है? ये है वेलवेट। वेलवेट मतलब जल्दी बोलो, कोरस्पर्शी। अब आ जाएगा आपका दलपुंज। जो दलपुंज है वो कैसा है? 5 है, उसमें भी उसी की तरह दलपुंज। 5 संयुक्त दल माने गैमोपेटलस कंडीशन होती है। और दलपुंज का दल विन्यास क्या होता है? पीछे देखो, ये बिल्कुल बाह्य दल की तरह होता है ना। तो दलपुंज का दल विन्यास। ये वही वेलवेट है, माने कोरस्पर्शी। क्या है? कोरस्पर्शी है। फटाफट बढ़ते हैं आगे। अब है पुमंग। पुमंग इसकी कैसी है? 5 है, स्वतंत्र है ना, लेकिन दलों से जुड़ी हुई हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा पुमंग।
5 स्वतंत्र पुंकेसर और दल लग्न है, दल लग्न पुंकेसर है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है लेकिन आसंजन दर्शा रही हैं। अब बात करते हैं इसके जायांक की। जायांक कैसा है? देखो, ऊर्ध्व अंडाशय है, ऊपर है ऊर्ध्व अंडाशय, और ऊर्ध्व अंडाशय में पुष्प कैसा है? अधोजायांगी, अधोजायांगी पुष्प, अधोजायांगी पुष्प है, ठीक है। प्लस ये क्या है? इसमें देखो दो स्त्री केसर, ठीक है, मतलब द्वि स्त्री केसरीय अवस्था है, जुड़ी हुई है, या माने युक्तांडपी स्त्री केसर, जुड़ी हुई हैं दोनों, क्योंकि किस में दिखा रखी हैं? हमने ब्रैकेट में दिखा दे रखी हैं। और इसमें बीजांडन्यास कैसा होगा? इसमें बीजांडन्यास होगा अक्षीय, एक्साइल। फैबेसी में कैसा था? सीमांत, मतलब मार्जिनल, अक्षीय माने एक्साइल, ठीक है, ये हो गया। फिर हम फल की बात करते हैं। 16 नंबर में जो फल होता है वो होता है सरस फल माने बेरी, सरस फल माने बेरी या संपुट, और संपुट क्या होता है? कैप्सूल। संपुट क्या होता है? कैप्सूल होता है। अब बात करते हैं इसके बीजों की। टमाटर में देखो बीज भरे रहते हैं, तो बीज कैसे होते हैं? बहुत सारे। बीज कैसे होते हैं? अनेक। और ये अनेक बीज कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी माने एंडोस्पर्मिक। तो ये है हमारा सब। जल्दी से फटाफट हमने क्या पढ़ी है? सोलेनेसी कुल। अब हमारा जो तीसरा कुल है जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है? लिलिएसी। तो जो लिलिएसी कुल है, फटाफट हम उसका पुष्पीय सूत्र लिखते हैं, फटाफट। पुष्पीय सूत्र ये बहुत अलग प्रकार का, इसका डायग्राम बनाने में बड़ा मजा आता है। इसमें सहपत्र पाए जाते हैं, मतलब ब्रैक्ट्स उपस्थित होते हैं, प्लस ये होता है त्रिज्या सम्मित, ये होता है एक व्यास, ये होता है द्विलिंगी। इसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज नहीं होते हैं, सिर्फ होता है हमारा परिदलपुंज, जिसमें 6 परिदल होते हैं और जुड़े हुए होते हैं, 3 अंदर 3 बाहर। इसका जो पुमंग होता है उसमें भी हम इसको A3+3 लिखते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते लेकिन परिदल लग्न अवस्था इसमें पाई जाती है। इसका जायांग भी वैसा ही होता है, लेकिन इसमें 3 स्त्री केसर होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब मैं इससे बनाऊंगा आपके लिए पुष्पीय चित्र, फ्लोरल डायग्राम। इसका पुष्पीय चित्र बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि मेंढक बैठा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा परिदल पुंज। तो परिदल पुंज मैंने बनाया 1 2 3, 1 2 3, और 3 है अंदर, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे हो गया 3+3। और देखो बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। लग रहा है ना जैसे मेंढक बैठा हुआ है ना। और इसमें बीच में मैंने बना दिया जायांग। जायांग बना के मैंने जायांग के 3 टुकड़े कर दिए, तीनों टुकड़ों पर मैंने बीजांड आसन बनाया और यहाँ बीजांड लगे हुए बनाए। तो एक कैसा बीजांड आसन हो गया? अक्षीय, एक्सियल। अब इसमें देखो प्रत्येक उस पर एक पुमंग जुड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया है, 3 तो बाहर की तरफ है,
और 3 ही अंदर की तरफ है। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें सहपत्र बना हुआ है BR। तो सहपत्र कैसे बनाते हैं? सहपत्र बना दिया हमने ऐसा, ये है इसका सहपत्र। और ये है मात्र अक्ष। क्या है? मात्र अक्ष। अब फटाफट से मैं इसका लिखूंगा क्या? आर्थिक महत्व। ये है लिलिएसी कुल। लिलिएसी कुल होता है एक बीजपत्री पादपों का कुल। तो सबसे पहले इसमें आती है क्या? इसमें आती है भोजन का स्रोत। फटाफट लिख रहा हूं, भोजन। भोजन में क्या है? प्याज है, लहसुन है, प्याज और लहसुन। फिर नंबर 2 आते हैं इसमें सजावटी पौधे, वो है ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। सजावटी पादप, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। इसमें औषधि भी है, और औषधि है एलोवेरा, जिसको आप ग्वारपाठा कहते हैं। ठीक है, औषधि एलोवेरा। एलोवेरा इसमें पाई जाने वाली औषधि है। फिर इसके अलावा इसमें एक और सब्जी होती है, मैं बताना भूल गया, उसे कहते हैं एस्पैरागस, जिसका पत्तेदार सब्जी होती है। ठीक है, एस्पैरागस। इसका एक और सदस्य होता है जिसको कहते हैं कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटमनेल। इस कॉल्चिकम ऑटमनेल से क्या बनता है? कॉल्चिसीन। और कॉल्चिसीन मैं आपको पढ़ाऊंगा विभाजन वाले चैप्टर में, कोशिका विभाजन। ये होता है समसूत्री विष, माने माइटोटिक पॉइजन। ये तर्कु तंतुओं को बनने नहीं देता, जिससे कोशिका में बहुगुणिता आ जाती है। क्या आ जाती है? बहुगुणिता आ जाती है। ठीक, अब इसको सामान्य, इसको ना ये फेमस है किस नाम से? लिली कुल से। ये लिली कुल से के नाम से फेमस है। तो यहां लिख रहा हूं विशेष। लिली कुल नाम से प्रसिद्ध, और ये एक बीजपत्री पादपों का कुल है, एक बीजपत्री पौधों का कुल है। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, ये बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है पूरे विश्व में। तो वितरण कहाँ कहाँ है इसका? संपूर्ण विश्व में, सभी जगह पर ये पाया जाता है। ठीक है, प्लस फिर इसमें पौधे कैसे हैं? इसमें हैं बहुवर्षीय शाख होते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय शाख। तो पादप कैसे होते हैं इसके? बहुवर्षीय शाख, माने हर्ब्स। कोमल पौधे होते हैं इसके, जिसमें लकड़ी नहीं आती है, और इसमें भूमिगत तने होते हैं। भूमिगत तनों में इसमें होते हैं शल्क, इसमें होते हैं प्रकंद, और इसमें पाए जा सकते हैं धनकंद, कॉर्म। ठीक है, कंद नहीं होते, आलू। आलू वो सोलनेसी वाली फैमिली में होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना जो मूलें होती हैं, जो मूलें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं या तो वायवीय, जैसे प्याज में निकली रहती हैं, तो मूलें कैसी हो सकती हैं? वायवीय भी हो सकती हैं और भूमिगत भी हो सकती हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसके तने की। इसका तना बड़ा कोमल होता है और पत्तेदार होता है, कोमल होता है और पत्तेदार होता है। और तने के रूपांतरण तो मैंने पहले लिख दिए हैं, तना
पत्तेदार व हरा। ठीक है, ये इसके तने की बात हो गई। फिर बात करते हैं इसकी पत्तियों की। ये एक बीज पत्री हैं, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती हैं, आधारीय होती हैं। आधारीय पत्ती होती हैं, एकांतर होती हैं और रेखीय होती हैं। तो पर्ण कैसे होते हैं इसके? पर्ण होते हैं आधारीय, एकांतर, आधारीय होते हैं, एकांतर होते हैं और रेखीय। रेखीय माने नुकीली, नुकीली बिल्कुल सुई नुमा इसमें पत्तियां पाई जा सकती हैं। ठीक है, और क्या होता है? क्या इसमें अनुपर्ण पाए जाते हैं? इसमें अनुपर्ण नहीं पाए जाते। अनुपर्ण इसमें नहीं होते। और इसमें शिरा विन्यास कैसा होगा? ये तो आपको पता ही है, शिरा विन्यास। इसमें शिरा विन्यास होगा समानांतर। क्यों होगा समानांतर? क्योंकि इसमें ये एक बीज पत्री है। जालिकावत जो होता है वो द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। और इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है? या तो एकल होता है पुष्पक्रम, या तो एकल होता है या होता है ससीमाक्षी माने साइमोस। एकल या ससीमाक्षी माने साइमोस। और ज्यादातर अम्बिलेट, अंबल होता है, छत्रक। ये अधिकांशतः छत्रक माने अम्बिलेट के गुच्छे इसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में? पुष्पक्रम के बारे में। अब इसका जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब है ऐसा, द्विलिंगी का मतलब है ऐसा। और कैसा होता है? त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित माने ऐसा, कहीं से भी काटो तो इसमें ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको अच्छे से पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाह्य दलपुंज व दलपुंज इसमें नहीं पाए जाते। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है परिदलपुंज। परिदलपुंज माने पेरियांत। मैंने लिखा था ये जुड़े हुए होते हैं, 6 परिदल होते हैं इसमें, और 3 + 3 2 के उसमें लगे रहते हैं। तो इसमें परिदल बराबर 6, 3 3 के समूह में लगे रहते हैं व ट्यूब्यूलर होते हैं, नलिका रूप में व्यवस्थित, और इसमें परिदल पुंज का दल विन्यास क्या होता है? कोरस्पर्शी, सब अपने आप को छू रहे होते हैं। तो परिदल पुंज का विन्यास ये है कोरस्पर्शी, माने वेलवेट, माने वेलवेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पुमंग की। पुमंग माने एंड्रोशियम कैसी होती है? इसके पुंकेसर आपस में तो फ्री होते हैं लेकिन दलों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो 6 स्वतंत्र पुंकेसर परंतु परिदल लग्न। ठीक है, तभी हम इसको लिखते हैं ऐसे, P और A को फिर हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो पुमंग हो गया। अब बात करते हैं जायांग की। जायांग में देखो
अंडाशय ऊपर ही है, जायांग। ऊर्ध्व अंडाशय, तो पुष्प कैसे हो गया, अधोजायांगी। तीन कार्पल्स होती हैं, तो त्रिअंडपी, और तीनों जुड़े हुए होते हैं तो युक्तांडपी। त्रिअंडपी और जुड़े हुए होते हैं युक्तांडपी। आप देख सकते हो, तीन को ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। तो सारे चीज इसमें क्या क्या है, तीन तीन के उसमें है। अब इसके बाद इसमें आता है फल। फल होता है कैप्सूल माने संपुट, और कभी कभी सरस फल होता है। तो फल प्राय संपुट माने कैप्सूल, कभी कभी सरस फल माने बेरी। और आखिरी पॉइंट है हमारा बीज। इसमें ना बीज काफ़ी सारे होते हैं, बीज जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और भ्रूणपोषी होते हैं, अनेक और भ्रूणपोषी। तो बेटा हमने आज तीन कुल जो हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, और वो तीनों कुल हैं फाबेसी, सोलनेसी और लिलिएसी। तो यही हमने सोचा था कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या पढ़ा है। आवृत बीजी ये हमने सारे चिन्ह पढ़ लिए थे, फाबेसी पढ़ लिया, सोलनेसी पढ़ लिया और लिलिएसी पढ़ लिया। टाइम लगभग होने वाला है, और हम चलते चलते एक प्रश्न कर लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पुष्पीय सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है लेकिन पुष्पीय चित्र से नहीं। तो इसको करने के लिए आपको अच्छे से पता है पुंकेसरों का आसंजन। पुंकेसरों का आसंजन जो है वो चित्र से भी ज्ञात किया जा सकता है, और मैंने ये बनाया था ना, और सूत्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। पुष्पों की सम्मिति, तो सम्मिति आपको पता है सूत्र से भी ज्ञात की जा सकती है और डायग्राम से भी ज्ञात की जा सकती है। अंडाशय की स्थिति ये सूत्र से तो ज्ञात की जा सकती है, चित्र से ज्ञात नहीं की जा सकती। वैक्सिलरी दल विन्यास ये सूत्र से भी ज्ञात किया जा सकता है और चित्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आंसर होगा हमारा सी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज हमने तीनों जो पहले जो कुल दे रखे थे वो अच्छे से कर लिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसमें अगर आपको पुष्पीय सूत्र और चित्र याद हो गया और आर्थिक महत्व, समझो आपका 90% काम हो गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल, जो डीएसए आज दिए वो सॉल्व कर लेना, और कल बची हुई कुल को करके हम ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो बच्चों बने रहिए, आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और नीट में